पढ़ ली हैं वेस्कुलर चेंजेस में, फिर हीमोडायनेमिक चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें हीमोडायनेमिक चेंजेस और फिर वेजोडाइलेशन, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शंस और 3 तरह की चेंजेस हमने जनरली डिस्कस की थी वेस्कुलर इवेंट्स में। फिर हमने फ्लूइड्स की बात की तो उसमें ट्रांसयूडेट और एक्सयूडेट की बात की, और फिर हम आज जाके डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू जी उसामा इज़लान। आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हम एक्चुअली डिटेल्ड फीचर देखेंगे जाके एक्सयूडेट के और ट्रांसयूडेट के। बेसिकली एक्सयूडेट और ट्रांसयूडेट दोनों बॉडी के फ्लूइड्स हैं, राइट। अब डिफरेंस हम उनमें जाके देखेंगे कि कौन से इन्फ्लेमेशन में, कौन सी कंडीशन में कौन सा फ्लूइड प्रोड्यूस होगा। सो फर्स्ट फीचर पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के केस में मींस सिचुएशन वेयर डिजीज प्रोग्रेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पे डिजीज की प्रोग्रेशन होती है, तो उस केस में इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। तो उस केस में भी एक्सयूडेट पैथोजेनेसिस के केस में जब एक्सयूडेट प्रोड्यूस होगा तो उस टाइम पे वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इन्फ्लेमेशन के केस में। फर्दर ट्रांसयूडेट में क्या चेंजेस आएंगी? अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा ड्यू टू इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच विद नॉर्मल वेस्कुलर परमेबिलिटी। तो ट्रांसयूडेट के केस में हम कहते हैं कि नॉर्मल जब इन्फ्लेमेशन होगा तो जब एक्सयूडेट प्रोड्यूस होगा तो उस टाइम पे हम लोगों के पास वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, और जो ट्रांसयूडेट है, ट्रांसयूडेट के केस में वेस्कुलर परमेबिलिटी कम हो जाती है हमारे पास। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पैथोजेनेसिस ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, पैथोजेनेसिस ऑफ अ डिजीज ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। फर्दर कंडीशन सीन इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। एक्सयूडेट जब प्रोड्यूस होगा तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। और फर्दर ट्रांसयूडेट के केस में पस हमें नजर आएगी, पस एक्यूमुलेट होगी। तो विजिबल जो सिम्टम्स हैं हम लोगों के पास इन्फ्लेमेशन की और एक्सयूडेट और ट्रांसयूडेट की प्रोडक्शन की, तो इसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज द मोस्ट विजिबल सिम्टम ऑफ एक्सयूडेट। और इसी तरह जो पस एक्युमुलेशन है वो ट्रांसयूडेट की एग्जांपल है कि इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन देयर विल बी पस एक्युमुलेशन, इन दैट केस दैट फ्लूइड विल बी नोन एज ट्रांसयूडेट। फर्दर अपीयरेंस में हम कहते हैं कि परविलेंट और हीमोरेजिक। एक्सयूडेट के केस में हम लोग पास हीमोरेजिक मींस ब्लड की ब्लड शेडिंग होगी, हीमोरेजिस हमें नजर आएगी। और फर्दर जो हम लोग पास ट्रांसयूडेट है, ट्रांसयूडेट में हमें क्लियर फ्लूइड या सीरस फ्लूइड मिलेगा। सीरस फ्लूइड मींस कि जिसमें हम लोग पास प्रोटीन कंटेंट भी नजर आएगा। सीरस फ्लूइड में यूजुअली कुछ सॉलिड प्रोटीन कंटेंट मौजूद होता है, ठीक है। फर्दर प्रोटीन कंटेंट कितना होगा एक्सयूडेट में? तो एक्सयूडेट में ग्रेटर देन 2 ग्राम पर डेसीलीटर, मींस एक्सयूडेट में प्रोटीन कंटेंट 2 ग्राम से ज़्यादा होगा, और जो हम लोग का ट्रांसयूडेट है, ट्रांसयूडेट में लो प्रोटीन कंटेंट होगा। अब इसका कलर जो है हमने कहा कि सॉरी ऊपर कलर वाला एक ऑप्शन रह गया, तो एक्सयूडेट में हमें येलो टू रेड कलर नजर आएगा, लेकिन स्ट्रा कलर्ड जैसे लाइट येलो नहीं होता, लाइट येलो कलर हमें ट्रांसयूडेट की कंडीशन में नजर आएगा। और ट्रांसयूडेट की कंडीशन में हम लोग पास प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाती है लेस देन 2 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अच्छा जी, डेसीलीटर मेनली एल्ब्यूमिन, और उसमें एल्ब्यूमिन हमें ज़्यादातर नज़र आएगी। फर्दर स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.018, और दूसरा जहाँ पे हम लोग के पास ट्रांसयूडेट है उसकी बात जब हम करेंगे तो ट्रांसयूडेट में हम लोग ट्रांसयूडेट में जब हम लोग ग्रेविटी की बात करें तो ट्रांसयूडेट में ग्रेविटी का हमें बताया गया कि इट्स लेस देन 1.018 जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी से मुराद होती है कि हम लोगों के पास किसी भी जो सैंपल है, ठीक है, सैंपल को जो उसका, वैसे तो हम कहते हैं ना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। और इन केस ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स तो या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर की हम बात करेंगे और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सर्टेन फ्लूइड्स। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नॉर्मली यूज्ड एज अ रेफरेंस व्हेन कैलकुलेटिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर सॉलिड्स। स्पेसिफिक सम फॉर सम मटेरियल, जैसे वाटर के लिए 1 है, सी वाटर के लिए 1.07 है। तो इसका मतलब है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती जाती है जब ही कुछ सब्सटेंसेस में कुछ सॉलिड कंटेंट ऐड होता है। अब नॉर्मल वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी 1,
लेकिन अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्सुडेट की हम देखेंगे तो वो है ग्रेटर देन 1.018, तो इसका मतलब है इसमें कुछ हद तक प्रोटीन कंटेंट मौजूद है। फर्दर हम लोगों के पास ट्रांसयूडेट है, तो ट्रांसयूडेट की लेस देन 1.018, तो इट्स मीन इट इज आल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन कंटेंट, इट्स ग्रेटर देन वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी। फर्दर एक क्लॉट फॉर्मेशन के केस में एक्सुडेट में और ट्रांसयूडेट में क्या डिफरेंस होगा? क्लॉट्स स्पॉन्टेनियसली बिकॉज ऑफ हाई फाइब्रिनोजन लेवल, ठीक है, तो हाई फाइब्रिनोजन लेवल की वजह से हम लोग पास एक्सुडेट में क्लॉट्स बन जाएंगे और ट्रांसयूडेट में क्लॉट्स की एब्सेंस होगी, ठीक है। ट्रांसयूडेट के केस में क्लॉट्स नहीं बनेंगे, बल्कि ट्रांसयूडेट के केस में हम कहते हैं कि वहाँ पे पस एक्युमुलेट हो जाती है, और जब पस एक्युमुलेट होगी तो वहाँ पे हम कहते हैं कि यूजुअली उसका येलो क्रीमी या स्ट्रॉ कलर भी नजर आएगा ट्रांसयूडेट का। फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की हम बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर यूजुअली प्रेजेंट इन केस ऑफ ट्रांसयूडेट, and in case of exudate, bacterial infections are usually present, but in case of transudate there will be no bacterial infection at all। तो exudate के केस में bacterial infections के chances हो सकते हैं। अब अगर हम exudate का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करें तो उसमें कौन से टाइप्स के सेल्स मिलते हैं? उसमें न्यूट्रोफिल्स इन एक्यूट एंड लिम्फोसाइट्स इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो एक्यूट केसेस में हमें न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे और क्रॉनिक केस में हमें लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। अब न्यूट्रोफिल्स में और न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट में डिफरेंस क्या है? तो न्यूट्रोफिल्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज इमीडिएट एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल्स, while lymphocytes are actually called as delayed anti-inflammatory सेल्स या क्रोनिक एंटी इंफ्लेमेटरी सेल्स, क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स के केस में हम लोगों के पास जो टी लिम्फोसाइट्स हैं या बी लिम्फोसाइट्स हैं वो आके बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन को क्लियर करते हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में हम लोग कहते हैं कि यूजुअली एंटीबॉडीज भी बनेंगी या वायरल के इन्फेक्शन के केस में, और वो एंटीबॉडीज भी लॉन्ग टर्म या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कवर अप करने के लिए फॉलो की जाएंगी। यूनिस्कन क्वेश्चंस विल बी एट द एंड ऑफ द क्लास, मैं टाइम प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है। सो देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस विल बी एट द एंड ऑफ क्लास, कि सबको टाइम मिलेगा, आप आराम से क्वेश्चन के, ताकि हम लेक्चर एक दफ़ा कंप्लीट कर लें और उसके बाद सबके क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। फर्दर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि ट्रांसयूडेट की। सो ट्रांसयूडेट में फ्यू लिम्फोसाइट्स एंड मेसोथेलियल सेल्स आर नोटेड। ट्रांसयूडेट के केस में फ्यू लिम्फोसाइट्स और मेसोथेलियल सेल्स हमें मिलेंगे, और लेकिन इनके डिफरेंस क्या होगा एक्सुडेट और ट्रांसयूडेट के केस में? कि एक्सुडेट के केस में हमें न्यूट्रोफिल्स भी मिलेंगे और साथ में लिम्फोसाइट्स भी मिलेंगे, ठीक है। फर्दर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH एंजाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे हाई कंटेंट में मौजूद होगा। टाइप ऑफ एडिमा की बात, क्योंकि मैंने कहा था, आप लोगों को शुरू में भी बताया था कि अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का लेवल बढ़ जाता है और उस केस में हम लोगों के पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट फेलियर होगा। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाता है तो हम लोगों के पास उस केस में एडिमा होगा। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज यूजुअली इट्स अ टाइप ऑफ एडीमिक रिप्रेजेंटेशन। एडिमा के केस में LDH का लेवल चेंज होता है, और एक्सुडेट में हम लोग कहते हैं कि हाई LDH लेवल होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और नॉन पिटिंग होगा, और फर्दर लो LDH लेवल होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इन केस ऑफ जो सेकंड हम लोगों के पास ऑप्शन आ रहा है इन केस ऑफ ट्रांसयूडेट। अब पिटिंग एडिमा का क्या मतलब होता है, ये पिटिंग का क्या मतलब होता है? तो पिटिंग एडिमा occurs when excess fluid builds up in the body, means excess production of bodily fluid is called pitting edema as well। पिटिंग एडिमा या पिटिंग भी कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सुडेट वर्सेस ट्रांसयूडेट इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। अच्छा जी, फर्दर है हम लोगों ने अब यहाँ तक। इससे पहले हमने अब क्या बात की थी कि कौन से वेस्कुलर इवेंट्स हैं, कौन सी वेस्कुलर चेंजेस हैं विच आर अकरिंग और अपीयरिंग इन केस ऑफ which are occurring or appearing in case of acute inflammation। अच्छा जी, फर्दर है हम लोगों के पास नेक्स्ट फर्स्ट हमने जो वेस्कुलर चेंजेस थी वो पढ़ ली हैं। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हम लोग के पास जो सेलुलर इवेंट्स हैं, ये सेलुलर फेज पे जो चेंजेस आएंगे उनको हम पढ़ेंगे।
तो इट्स मीन अब हम लोग बात करेंगे कि कौन सी ऐसी सेलुलर चेंजेस हैं विच अकर्स ड्यू टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन। जी Yunus Khan, you are continuously raising your hands. I'm allowing your mic. Ask a single question, then I will take all the question at the end. I told initially, ठीक है, कि लेक्चर के एंड पे सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे। जी यूनुस खान। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अभी हैंड सर ये मे बी पहले वाला है सर। जी जी बताएं, क्वेश्चन बताएं आप। जी सर, पहले वाला ये क्वेश्चन था सर, ये जो मेसोथेलियल सेल है सर, ये कौन सा टाइप का सेल है सर मेसोथेलियल सेल? देखो ये मेसोडर्म में मौजूद होता है। मेसोथेलियल सेल्स एक्चुअली मौजूद होते हैं मेसोडर्म में, और इनका फंक्शन क्या है, यूजुअली ये स्पेशलाइज्ड काइंड के सेल्स होते हैं, और इनका यूजुअली काम ये होता है कि प्रिवेंशन फ्रॉम सर्टन, जैसे कहते हैं एडहेसिव, या प्रिवेंशन फ्रॉम एडहेसिव काइंड ऑफ, सॉरी आई एम गेटिंग अ कॉल। तो जो बेसिकली इनका एंटी एडहेसिव भी होते हैं मेसोथेलियल सेल्स, और ये नॉर्मल सेल्स भी होते हैं, दे आर यूजुअली कॉल्ड प्लूरल मेसोथेलियल सेल्स भी, और एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में ये यूजुअली मौजूद होते हैं। ठीक है, नॉट विज लेट मी टेक अ क्लास, सॉरी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैडम, कैसा आप ठीक हैं? किस चीज का मैम, सॉरी? मैम उसका अभी तक कोई लेटर ऑफिशियल नहीं आया ना। मैं मैम अभी ऑफिस तो नहीं आया हूँ, लेकिन मैं आ जाऊंगा ऑफिस, क्योंकि मैं इधर ही पास ही रहता हूँ। जी जी मैम, जी मैम, जी मैम, जी 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 जी, ठीक हो गया मैम। मैं एक्चुअली उसको पढ़ के ना नोटिफिकेशन को तो बेशक आपसे मीटिंग और रजिस्ट्रार ऑफिस में आके कर लूँगा, ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा डिटेल। जी 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 जी, आप मुझे भिजवा दें, मैं रिव्यू करके आपको फिर बताता हूँ मैम उस पर कमेंट्स में। थैंक यू सो मच मैम, जज़ाकल्लाह, अप्रिशिएट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा जी, आगे हम लोग यहाँ तक हमने बात कर ली थी। सॉरी, आई वाज टेकिंग समवन क्वेश्चन। अच्छा, सियाब खान इज आल्सो आस्किंग समथिंग। जी सियाब खान, आप भी बता दें जी हमें। सर ये जो एम्ब्रियन, ये जो मेसोथेलियल सेल है सर, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियनिक एक्सोडर्मिक सेल में या? देखो मेसोथेलियम सेल्स बहुत सारी है। एक तो हमने कहा ना कि मेसोडर्म में मौजूद होगा, और मेसोडर्म यहाँ पे कहाँ पे मौजूद होती है? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होती है ना। जो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से मुराद है कि एक्टोडर्म बनती है, मेसोडर्म बनती है, और फिर एंडोडर्म बनती है ना। तो इस तरह से जो हम लोगों के पास एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होती है, क्योंकि हमारी जब क्या कहते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस में जब बॉडी की कैविटीज बनती हैं, तो वो तीन तरह से बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में हम लोग पास एक्चुअली मेसोथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं। और सर इसकी फंक्शन क्या होती है सर? मेसोथेलियम इसका फंक्शन ये होता है कि एडहेसिव काइंड ऑफ ना, और कुछ मॉलिक्यूल्स एडहेसिव से मुराद होती है कि सेल्स को एक जगह पे एडहेसिव करके रखना। मेसोथेलियम का मकसद ये होता है कि सेल्स को एक जगह पे कैप्चर कैचअप करके रखना ना, ताकि उनकी जो प्रॉपर स्टिकिंग है टिश्यूज बनने में हेल्प आउट करती है यार। सिंपल, अगर आप ये जानना चाहें। ठीक है सर, और ये जो पेटिंग टाइप है और नॉन पेटिंग टाइप है सर, इसका डिफरेंस समझ नहीं आ रहा था सर। पिटिंग टाइप में मतलब ये है कि पिटिंग टाइप में हम लोग के पास बॉडी फ्लूइड का या एडिमा का एडिमा है, उसका कंटेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, एडिमा का लेवल बढ़ जाता है बॉडी के फ्लूइड्स का। लेकिन जो हम लोगों के पास
नॉन पिटिंग है, नॉन पिटिंग में हम लोग के पास बॉडीली एडिमा कम होता है, ठीक है। तो एक्चुअली इससे मतलब पिटिंग एडिमा भी हम इसको कहते हैं और नॉन पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा में हमारे पास बॉडी में एक्सेस फ्लूइड होगा और नॉन पिटिंग एडिमा में हम लोग के पास बॉडी में फ्लूइड का लेवल कम हो जाएगा या जो फ्लूइड है उसका लेवल डिक्रीज होगा नॉर्मल से हट के नॉन पिटिंग में, ठीक है। पिटिंग की और पिटिंग एडिमा के केस में हम लोग के पास स्वेलिंग हो सकती है टिश्यूज की, और नॉन पिटिंग के केस में हम लोग के पास कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकती है, रिस्ट्रिक्शन हो सकती है उस टिश्यू की कि वो टिश्यू सिकुड़ जाएगा। अगर पाँव की बात करें तो हमारे पास पिटिंग एडिमा में पाँव वगैरह फैल जाएंगे और नॉन पिटिंग एडिमा में पाँव वगैरह का साइज कम हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो दिस इज अ डिटेल काइंड ऑफ थिंग्स जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है इतनी ज़्यादा, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि पिटिंग एडिमा क्या होता है कि जिसमें एडिमा जब बढ़ जाता है, एडिमा में उस एडिमा के केस में जब फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा तो उसको हम पिटिंग कहेंगे, जब कम हो जाएगा तो नॉन पिटिंग कहेंगे, सिंपल, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक्चुअली आई एम गेटिंग अ कॉल्स फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफिस क्योंकि मेरी मीटिंग है उनके साथ, तो मुझे ऑफिस भी जाना पड़ेगा। तो लेट मी टेक अनदर कॉल, फिर मैं आपको बात करता हूँ और आगे क्लास का बताता हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप कैसी हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह पाक का एहसान, बताइएगा। जी जी, अच्छा 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 अच्छा, जी जी जी, आजकल यूनिवर्सिटी बस ऑन एंड ऑफ चल रही है, मीन्स जिस तरह की इससे ड्यूटीज़ होती है ना तो उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली। और फिर हमें ऑफिस में वही ना कि जब ड्यूटीज़ होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। जी जी, अच्छा सॉरी मैडम, आपको अच्छा आपकी बात कर रहा था। अच्छा मैडम, मैं अभी एक ऑनलाइन क्लास ले रहा था ना, तो मैं अगर आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूं, मैं आपको कॉल करता हूँ। जी जी, मैं कॉल करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यस रिस्पेक्टिव मैम, मैंने ये देख लिया जो रजिस्ट्रार ऑफिस का ये आपने नोटिफिकेशंस वगैरह किए हुए ना, तो ठीक है मैम, ये पढ़ के मैं आपको फिर मैं बता देता हूँ कि इनमें कोई चेंजेस अगर करनी है या जैसे ये आपने मुझे बताया जिसमें एक फ्रंट पेज, तो मैं इसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस करके आपको अपडेट करता हूँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर नोटिफाइंग, अप्रिशिएट, जज़ाकल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, आर यू देयर? सयाब खान, आपको आवाज़ आ रही है? यस सर, यस सर। ओके ओके, सॉरी जी फॉर इंटरप्शंस। अच्छा तो ये एक स्लाइड क्लियर हुई, इसमें कोई इशू तो नहीं है सर? जी जी सर इसका बात मैं करता हूँ सर, ये जो मेसोथेलियल सेल का जो फंक्शन है सर, हम इधर ऐसा लिख सकते हैं क्या सर, इट प्रिवेंट एडेशन ऑफ सेल या एडेशन ऑफ सेल सर जी? एडिशन ऑफ सेल्स लिखोगे ना, एक होता है एडहेसिव होता है और एक होता है एडिशन ऑफ सेल्स ना, तो आप इस तरह का आप सिंपल ये लिखो, मेसोथेलियल सेल्स आर हेल्पफुल फॉर टिश्यू फॉर्मेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस। के इंडिविजुअल सेल्स को, मेसोथेलियल सेल्स का काम ये होता है कि इंडिविजुअल सेल्स को कंबाइन करना, यकजा करना और टिश्यूज बनाना, क्योंकि डेवलपमेंटल स्टेजेस में टिश्यूज नहीं बने होते। तो मेसोथेलियल सेल्स आर एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मिंग बॉडी स्पेशलाइज्ड टिश्यू, इस तरह से भी लिख सकते हो। द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज इज एसोसिएटेड विद मेसोथेलियल सेल्स। अच्छा जी, फर्दर हम लोग बात कर रहे हैं अब जाके सेलुलर फेज में, सेलुलर इवेंट्स की बात करेंगे हम लोग कि व्हाट आर द मेजर सेलुलर इवेंट्स व्हिच आर अकरिंग इन केस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो अब हम सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस मैकेनिज्म का स्टेप है उसको हम जाके डिस्कस करेंगे और फिर बेसिक लेवल पे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने एक्चुअली रजिस्ट्रार ऑफिस भी जाना है और आप लोग कहते हैं उधर से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास हो, तो हमारे साथ में और भी काम होते हैं, ठीक है। तो हमें भी गुस्सा इस वजह से आता है कि फिर हमें बाकी चीज़ों को भी रिस्पॉन्ड करना होता है।
लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इज अवर क्लासेस, सो आई विल ट्राई टू मैनेज इट सेक्शन वाइज टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, चाहे वो 3 घंटे मुझे क्लास लगानी पड़े, चाहे 4 घंटे लगानी पड़े। और एक और चीज़ मुझे याद आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक मुझे अभी से शेयर कर देनी चाहिए। सो लेट मी शेयर इट। मैं आप लोगों के साथ एक बुक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। बुक ये है जो पैथोलॉजी की बुक है, और वैसे तो ऑलरेडी आपकी उसमें, अच्छा मुझे फिर रजिस्ट्रार ऑफिस से कॉल आ रही है जी, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। जी मैम ठीक है जी जी मैम। जी मैम ठीक है, मैं करता हूँ इसको, ताकि इसके अकॉर्डिंग वो जो मेन प्रपोजल की फाइल है मैम, उसमें एडिशन का बोल रहे हैं ना आप, सॉफ्ट में जो मेरे पास है। जी 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 मैम, जी मैम ठीक है। जी 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 ठीक है मैम, मैं करता हूँ, मैं करके भिजवा देता हूँ आपको मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक बुक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अब हम इस तरह किया करेंगे कि ये जो लेक्चर है जैसे हमने पढ़ा, तो इसके साथ लेक्चर नोट्स भी, ये एक तो स्लाइड्स होंगी और दूसरा ये बुक होगी, ठीक है। तो पेपर वगैरह जो है वो हम क्योंकि हमें ऑफिशियली भी ये अलाउ है, हमने मीटिंग में भी पिछले दिनों डिस्कस, कल मीटिंग परसों हुई थी हमारी ऑफिस में, तो वहाँ पे उन्होंने यही कहा था कि आप कोशिश करें कि कोई सॉफ्ट में बुक ढूंढ के, क्योंकि बच्चे लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं और लाइब्रेरी में नहीं जाके पढ़ते, तो आप उनको खुद कोई बुक दे दें तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। तो इसी सिलसिले में मैंने, मेरे पास बुक पड़ी हुई है, तो मैं आपको बुक्स एक फिलहाल सेंड करता हूँ, एक फिर कुछ दिनों तक सेंड कर दूंगा सॉफ्ट में। तो आपका जो पेपर बनेगा वो बुक से भी बनेगा और ये स्लाइड्स में से, इसके रेलेवेंट टॉपिक्स में से ही। तो आप इस तरह करें कि ये बुक भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ताकि आपके पास बुक मौजूद हो और आप उस बुक को भी फॉलो करें और वहाँ से भी पढ़ें, ताकि आपको पेपर अटेम्प्ट करने में आसानी हो और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कंटेंट मौजूद हो, ठीक है। तो वो बुक भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, बल्कि क्लास के फौरन बाद में पोर्टल पे भी अपलोड कर दूंगा और आपको ईमेल पे भी CRs वगैरह के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि सब स्टूडेंट्स को मिल जाए और उस बुक को भी पढ़ना स्टार्ट करें साथ साथ। जो भी टॉपिक है, जैसे आज हम पढ़ें एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो वो आप उस बुक से भी पढ़ें, ताकि आपको सॉफ्ट में मैं भिजवा रहा हूँ, बाकी आप हार्ड में भी कुछ बुक्स लाइब्रेरी में मौजूद हैं, उनको भी फॉलो करें ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। ओके जी, अच्छा तो अब सेलुलर, जी जी, सेलुलर इवेंट्स की बात हम करेंगे कि व्हाट आर द मेजर सेलुलर इवेंट्स व्हिच आर occurring in case of acute inflammation. So those major cellular events includes the predominant cells of acute inflammation is the neutrophil. Keep in your mind, like the most visible and the most apparent cell which we can observe, जो हमें नजर आएगा शुरू में ही जब acute inflammation होगा, तो वो neutrophil है, ठीक है। They are attracted by the to the site of injury by the presence of कीमोटैक्सिन्स। जो कीमोटैक्सिन्स क्या होते हैं? कीमोटैक्सिन्स आर एक्चुअली केमिकल मीडिएटर्स। टैक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड और कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और दीज chemotaxins helps us for the we can say aggregation or for the recruitment of neutrophils, ठीक है। तो chemotaxins में कौन कौन से आएंगे molecules आएंगे, उनकी भी हम बात करेंगे। तो there are certain molecules which comes in the range of or in the in the range of chemotaxis. Those molecules are sometimes produced by our own cells and these are also known as signaling molecules. Chemotaxins are also known as signaling molecules which includes histamine और ठीक है। और इस बेसिकली हिस्टामिन भी हम कहते हैं कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल है, जिससे फिर एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और दे आर आल्सो नोन एज इन्फ्लेमेटरी रिक्रूटमेंट सेल्स, क्योंकि इनकी वजह से ही फर्दर ल्यूकोसाइट्स वगैरह रिक्रूट होंगे और उस जगह पे जो भी इन्फेक्शन है उसको क्लियर किया जाएगा इमीडिएटली। तो इस मीन इन केस ऑफ
acute inflammation, the first one cellular change occurs includes recruitment of neutrophils at the site of inflammation first, and that will happen due to presence of chemotaxin molecules. The mediators released into the blood immediately after the insult, means after some sort of inflammatory change, the blood cells, especially neutrophils, will be recruited at the site of inflammation. Further, दूसरी सेलुलर चेंज कौन सी आएगी? द माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स अकर इन 4 स्टेजेस. ओके, तो इट्स मीन, मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल है, उसको चोट लग जाती है पाँव पे, ठीक है. जब उसको पाँव पे चोट लगेगी तो वेस्कुलर चेंजेस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि वेस्कुलर चेंजेस कौन कौन सी आएंगी. हीमोडायनेमिक चेंजेस आएंगी. हीमोडायनेमिक चेंजेस में या तो उस चोट वाली जगह पे ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा और वहां से ब्लड रिलीज आउट होना स्टार्ट होगा. दूसरा, वहां पे वेजोडाइलेशन हो सकती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकती है. दीज आर द सम चेंजेस व्हिच कैन अकर ड्यू टू we can say injurious stimulus interaction with the body, and that will be acute inflammation, क्योंकि बॉडी फौरन से रिस्पॉन्ड कर रही है. बट वो तो वेस्कुलर लेवल पे चेंजेस थी. सेलुलर लेवल पे कौन सी चेंजेस आएंगी? द फर्स्ट चेंज विल इंक्लूड माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे? उस साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे सेलुलर लेवल पे वो न्यूट्रोफिल्स मूव करेंगे. और वो कैसे मूव करेंगे? ड्यू टू रिलीज ऑफ कीमोटैक्सिन्स, कि जिस जगह पे चोट लगेगी वहां पे कीमोटैक्सिन रिलीज होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम इन्फेक्शियस एजेंट्स, और या तो वहां पे कोई इन्फेक्शन हो जाने की वजह से कीमोटैक्सिन्स जब रिलीज होंगे तो उनका काम ये कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स को माइग्रेट करना, उनको अट्रैक्ट करना एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन और एट द साइट ऑफ स्टिमुलस इंटरेक्शन विद द बॉडी. और फिर न्यूट्रोफिल्स किस तरह से आएंगे वहां पे, कौन से स्टेप्स होंगे? तो हम कहते हैं देयर आर 4 मेजर स्टेप्स टू होम न्यूट्रोफिल्स will reach out up to the site of inflammation in case of acute inflammation. The first one process includes margination. अब margination क्या है? Margination actually cells line up against the endothelium. अब endothelium से मुराद ये कि the internal lining of blood vessels, जो blood vessel की internal lining है वो endothelium से मिलकर बनी होती है. तो सेलुलर इवेंट्स पे फर्स्ट जो मार्जिनेशन की बात कर रहे हैं, तो मार्जिनेशन में ओवरऑल ये टर्म है ना, यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है, द माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स अकर इन 4 स्टेजेस. तो कीप इन योर माइंड, डोंट बी कंफ्यूज्ड विद द वर्ड माइग्रेशन एंड मार्जिनेशन. बोथ ऑफ दीज आर 2 डिफरेंट वर्ड्स. मार्जिनेशन में हम लोगों के पास क्या हो रहा है कि मार्जिनेशन में सेल्स लाइन अप अगेंस्ट द एंडोथेलियम, कि जो एंडोथेलियम है उस के साथ जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो चिपक रहे हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट लाइन अप हो रहे हैं, अपनी एडजस्टमेंट्स बना रहे हैं वहां पे. और फर्दर फिर क्या होगा? रोलिंग होगी. क्लोज कांटेक्ट विद द रोल अलोंग. किसी का जी क्वेश्चन है किसी का? जी इधर हमने पढ़ा कि ये दोनों मतलब वर्ल्ड डिपेंडेंस है सर. तो आप ऐसा करें सर, मेरा मायने करें कि इन दोनों में सर डिफरेंस बता रहे सर, थोड़ा सा मतलब डिफिनेशन फॉर्म में सर जी, तो अच्छा होगा सर, ताकि समझने में कोई. ओके, migration of neutrophil represents margination, rolling, adhesion and immigration of the neutrophils. The term migration of neutrophils represents margination, rolling, adhesion and immigration of the neutrophils, where in margination cells line up against the endothelium. जी सर रिपीट करें सर, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोल सकता है कि हम लिख ले सर. अच्छा जी, माइग्रेशन, द टर्म माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल represents the term migration of neutrophil represents the term migration of neutrophil represents 4 major stages of neutrophils, which includes margination, rolling, adhesion and immigration. अच्छा जी, फर्दर अब हम बात करेंगे कि ये जो न्यूट्रोफिल्स की माइग्रेशन हो रही है, तो ये 4 स्टेजेस में हो रही है. तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मार्जिनेशन. मार्जिनेशन में क्या होता है कि एंडोथेलियम है उसके अगेंस्ट न्यूट्रोफिल्स की लाइनअप बनती है, वहां पे न्यूट्रोफिल्स अटैच होते जाते हैं. फर्दर रोलिंग,
क्लोज कॉन्टेक्ट विद एंड रोल अलोंग द एंडोथेलियल। इससे मुराद ये रोलिंग से कि जब न्यूट्रोफिल्स अटैच होते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। आपने देखा होगा कि ये ऊपर जो डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है, मैं इसके एस्पेक्ट से बताता हूँ। यहाँ पे ये डायग्राम है। अब हम कहते हैं कि ये एक ब्लड वेसल है। अब इसमें हम कौन सी सेलुलर चेंजेस होंगी ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ये न्यूट्रोफिल्स यहाँ से सपोज मूव कर रहे हैं, मूव करते करते यहाँ पे आप देखें तो ये ब्लड वेसल्स के बिल्कुल एंडोथेलियल सेल्स ये जो हैं, ये लाइनिंग है जो इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, इसके बिल्कुल करीब करीब आ रहे हैं। और आते हुए यहाँ पे एक स्टेज आ रहा है कि यहाँ पे जाके ये न्यूट्रोफिल्स अटैच हो रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स हमारे पास बाइलोब्ड और ट्राइलोब्ड सेल्स होते हैं, यूजली ट्राइलोब न्यूट्रोफिल्स। ऐसे सेल जो कि ट्राइलोब सेल्स हैं उनको हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं ल्यूकोसाइट्स में। तो ये ट्राइलोब न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे आप देखें तो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स के साथ यहाँ पे ये अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनेशन। It will be a margination where neutrophils are attaching with the endothelial cells of blood vessels, ठीक है। और ये यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, मार्जिनेशन। अब अटैच होने के बाद ये रोलिंग होगी इनकी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। व्हाट इज द रोलिंग ऑफ एंडोथेलियल न्यूट्रोफिल्स। तो अब यहाँ पे ये ऊपर टॉप पे तो आपको रोलिंग का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। ये यहाँ पे डाउनवर्ड देखें तो ये बेसिकली जो स्टेप है, यहाँ पे रोलिंग हो रही है। रोलिंग से मुराद ये कि यहाँ पे पहले न्यूट्रोफिल तो बिल्कुल उसने स्पेस फाइंड की जस्ट अटैच होने के लिए, मार्जिनेशन के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये न्यूट्रोफिल रोल होके थोड़ा सा रोल हुआ और वहाँ पे एडजस्ट हो गया, 100% अटैच हो गया, प्रॉपर अटैच हो गया, फिक्स हो गया विद द एंडोथेलियल सेल्स। So these cells are representing rolling of neutrophils with the endothelial cellular lining of blood vessels। यहाँ पे रोलिंग हो रही है और यहाँ पे मार्जिनेशन हो रही है, ठीक है। ये टॉप पे मार्जिनेशन है और यहाँ पे रोलिंग है। और इस डायग्राम में यहाँ पे ये जो पिछले सेगमेंट ऊपर अगर आप देखें ना तो नॉर्मल एक्सियल फ्लो है, तो यहाँ पे मार्जिनेशन एंड मार्जिनेशन एंड आई एम नॉट श्योर कि क्या लिखा हुआ है, बहुत छोटी टर्म है, लेट मी सी इट। पिगमेंटिंग है। पिगमेंटिंग से मुराद ये होती है कि चिपक जाना, पिगमेंटिंग मींस चिपक जाना। तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, यहाँ पे ये सीधे से मूव कर रहे थे, ये छोटा साइज यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स का नजर आ रहा है और यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स की एग्रीगेशन हो रही है और एग्रीगेशन से भी उनको हेल्प आउट होगी यहाँ तक रीच आउट होने में, वरना तो वो यहाँ से ही मूव करते रहेंगे। बट किस तरह से वो उनको स्पेस मिलेगी कि वो जाके एंडोथेलियल सेलुलर लाइनिंग के साथ अटैच हो, तो दे आर actually doing via margination process। इलम खान is asking something। जी इलम खान आप बता दें हमें। जी इलम खान आपको अनम्यूट कर दिया गया। इलम खान आपको आवाज आ रही है? आपको अनम्यूट कर दिया गया। यू कैन आस्क और यू कैन स्पीक। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। जी 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 सर जी रूलिंग को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सर जी प्रॉपर अटैचमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल विद इन एंडोथेलियल सेल। सर एग्जैक्टली यू कैन डिफाइन इट इन अकॉर्डेंस, बिल्कुल सही है, क्योंकि रोलिंग से वो प्रॉपर फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। इलम खान जी आप कुछ पूछ रहे थे, बताइएगा। इलम खान, ये आपकी आवाज थी या किसी दूसरे यूनुस खान की थी? जी सर मैं कह रहा हूँ कि इसका डेफिनेशन सर जी हम सिंपल इस तरह कर सकते हैं कि प्रॉपर अटैचमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल विद इन एंडोथेलियल सेल। सर जी रूलिंग क्या बात कर रहा हूँ सर जी? वो ठीक है, आप सही बता रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सही, आप ऐसे कर सकते हैं। इलम खान इज आस्किंग समथिंग बट ही इज नॉट स्पीकिंग। जी अच्छा, फर्दर हमने रोलिंग में कहा कि क्लोज कॉन्टेक्ट विद एंड रोल अलोंग द एंडोथेलियम। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या है, एडहेशन। एडहेशंस मींस कनेक्टिंग टू द एंडोथेलियल वॉल। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये प्रॉपर अटैच एंडोथेलियल एडिशन में हम लोग यहाँ पे भी लिखा हुआ है सी, अगर स्टेप देखें रोलिंग एंड एडिशन लिखा हुआ है। तो रोलिंग एंड एडिशन से मुराद ये कि सेल्स रोल करेंगे तभी वो अटैच हो सकेंगे, एडहेसिव बन सकेंगे, वो प्रॉपर अटैच हो सकेंगे। सो रोलिंग एंड एडिशंस आर रिप्रेजेंटेड इन दिस डायग्राम साइमल्टेनियसली के सेल्स अटैच हुए और अटैच होने के बाद वो प्रॉपर उनकी रोलिंग हुई और फिर उन्होंने एडिशन हुई उनकी सेल्स की। तो these are the some cellular changes which are occurring during acute inflammation। Further immigration further means diapedesis cell move through the vessels wall to the affected area। अब क्या होगा कि इस blood vessel से diapedesis कहते हैं हम the movement of
blood cells or especially neutrophils from small pores of blood vessels. The movement of neutrophils through pores of blood vessels is called diapetesis. डायबिटीज में जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं उनसे जब ब्लड सेल्स मूव आउट करते हैं तो उसको हम डायबिटीज कहते हैं। अब यहाँ पे डायबिटीज कैसे हो रही है या इमिग्रेशन कैसे हो रही है कि अटैच होने के बाद यहाँ पे जो पोर्स हैं उन छोटे छोटे पोर्स से, स्मॉल ब्लड वेसल्स में जो छोटे छोटे पोर्स हैं उन पोर्स से ये न्यूट्रोफिल्स निकल जाएंगे और जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ पे भी इंजरी स्टिमुलस का इंटरेक्शन हुआ है उस अफेक्टेड एरिया पे ये न्यूट्रोफिल्स पहुँच जाएंगे और वहाँ पे उस इन्फेक्शन को क्लियर करेंगे या वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होने देंगे और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शो करेंगे, बॉडी रिस्पॉन्स शो करेगी एंड दैट विल बी ऑल्सो इमीडिएट। मिसाल के तौर पे जब किसी इंडिविजुअल को चोट लगती है तो चोट लगने के केस में वहाँ पे वेस्कुलर इवेंट्स होंगे, वेस्कुलर इवेंट्स के बाद सेलुलर इवेंट्स होंगे और सेलुलर इवेंट्स में वहाँ पे जो हमने बात की कि मार्जिनेशन होगी, फिर रोलिंग होगी, फिर एडेजन होगी और फिर इमिग्रेशन होगी। ऑल ऑफ दीज सेलुलर इवेंट्स विल अकर। अच्छा जी, फर्दर नेक्स्ट हम जाएंगे। Once in the region neutrophil recognize the foreign body and begin phagocytosis, the process whereby the pathogen is engulfed and contained with the phagosomes. अच्छा, अब ये हम डिटेल्ड प्रोसेस की बात करेंगे। अब आगे जितनी भी स्लाइड्स हैं उनमें हमने बहुत डिटेल में जाके देखना है कि किस तरह से सेलुलर इवेंट्स अकर आउट हो रहे हैं इन केस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो सेलुलर इवेंट्स में हमने कहा था ना कि न्यूट्रोफिल्स की मूवमेंट होगी या उनकी मार्जिनेशन होगी, वो माइग्रेट या माइग्रेशन होगी न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स जब माइग्रेट करेंगे एट द साइट ऑफ इंजरी तो फिर कौन कौन सी स्टेप्स होंगे, न्यूट्रोफिल्स कैसे वहाँ पे काम करेंगे, तो अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सो एक्चुअली न्यूट्रोफिल्स विल रिकॉग्नाइज द फॉरेन बॉडी। मिसाल के तौर पे किसी को पाँव पे चोट लगी है, अब पाँव पे चोट लगने के बाद वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, चांसेस हैं कि वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे डस्ट भी मौजूद होगी या जो इंजरी स्टिमुलस है उसके साथ भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है, शायद वो कॉन्टेमिनेटेड इंजरी स्टिमुलस था। तो जो सेलुलर इवेंट्स हैं या जो सेलुलर रिस्पॉन्स है उसमें न्यूट्रोफिल्स वहाँ आएंगे और वहाँ पे देखेंगे अगर कोई इंजरी स्टिमुलस या कोई इन्फेक्शियस एजेंट मौजूद है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेंगे और उसको क्या करेंगे, उस इन्फेक्शियस एजेंट को इनगल्फ कर लेंगे और इस इनगल्फमेंट ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट या फॉरेन बॉडीज बाय द न्यूट्रोफिल इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। और फर्दर यही काम हम लोग पास फेगोसाइट्स भी करते हैं। मेच्योर लिम्फोसाइट्स आर कॉल्ड फेगोसाइट्स। तो फेगोसाइट्स का काम न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे कर रहे होंगे क्योंकि इट्स अ एक्यूट इन्फ्लेमेशन और एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स ही प्री इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं और फर्दर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में फेगोसाइट्स यही रोल प्ले कर रहे होंगे जो कि न्यूट्रोफिल्स रोल प्ले कर रहे हैं, बट वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में होगा। अच्छा जी, तो न्यूट्रोफिल्स ने फेगोसाइटोज कर लिया किसी भी फॉरेन बॉडीज को या इन्फेक्शियस पार्टिकल को, वेयर बाय द पैथोजन इज इनगल्फ्ड एंड कंटेन विद द फेगोसोम्स और ये फेगोसोम बना लेगा। अब मैं पेपर में ये क्वेश्चन दे सकता हूँ कि राइट डाउन द डिटेल्ड मैकेनिज्म्स ऑफ फेगोसोम फॉर्मेशन। तो अब फेगोसोम्स कैसे बनेंगी और फेगोसोम है क्या? तो फेगोसोम इज देन डिस्ट्रॉयड बाय ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, वो हम उसकी बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे फेगोसोम्स की फॉर्मेशन की। यहाँ पे आप लोगों के पास है नॉन इन्फ्लेम टिश्यू, ठीक है, कि एक नॉर्मल सेल है और नॉर्मल सेल है उसमें यहाँ पे मौजूद है बिल्कुल इसको रिपल्सिव फोर्सेस, जब ये ब्लड वेसल में मौजूद है एक नॉर्मल PMN से मुराद होता है प्री मेच्योर न्यूट्रोफिल, ठीक है, प्री मेच्योर न्यूट्रोफिल मौजूद है, वो ब्लड वेसल्स में शामिल हो गया। जब भी बोन मैरो में वो ब्लड में बना बोन मैरो में वो ब्लड सेल बना न्यूट्रोफिल, उसकी फॉर्मेशन के बाद उसने क्या किया कि वो मूव किया उसने ब्लड वेसल्स में। अब जब ब्लड वेसल्स में आएगा तो ब्लड वेसल में उसको स्पेसिफिक एंडोथेलियल रिपल्जन फोर्सेस होती हैं जो उसको ब्लड वेसल के मिडल में मूव करने में हेल्प करती हैं और यहाँ पे कोई कीमोटैक्सिन रिलीज नहीं हुआ होता नॉर्मल कंडीशन में कि जो इसको हेल्प करे एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल लाइनिंग जो है ब्लड वेसल्स की उसके साथ चिपकने में। तो इस वजह से ये फ्रीली मूव करता है विद इन द ब्लड वेसल्स। देयर विल बी नो अटैचमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स नॉर्मली विद इन द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये फ्रीली मूव कर रहा होगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेज होंगी। फर्दर क्या होगा, इसकी अट्रैक्शन हो जाएगी किस केस में, जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होता है। यहाँ पे आप देखें ये इन्फ्लेमेशन है
तो इन्फ्लेमेशन के केस में हम कहते हैं कि इसको अट्रैक्ट किया जाएगा। कौन अट्रैक्ट करेगा इस न्यूट्रोफिल को? एडहेसिव मॉलिक्यूल्स। एडहेसिव मॉलिक्यूल्स कौन से हो सकते हैं? हिस्टामीन हो सकता है, या चेंज इन वेस्कुलर परमेबिलिटी विल एबल टू अट्रैक्ट द न्यूट्रोफिल्स टुवर्ड्स द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे ये न्यूट्रोफिल अट्रैक्ट हो जाएगा और अट्रैक्ट होते हुए ये प्रॉपर अटैच होगा, और इसकी यहाँ पे कैप्चर एंड रोलिंग नज़र आ रही है आपको। तो ये यहाँ पे इसके जो न्यूट्रोफिल के रिसेप्टर्स हैं ये इसको हेल्प आउट करेंगे टू बी अटैच्ड विद द इंटरनल लाइनिंग ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। और अटैचमेंट के बाद फिर इसकी अटैचमेंट और रोलिंग के बाद इसकी एडिशन हो जाएगी, प्रॉपर एडिशन होगी, और फिर ट्रांसमाइग्रेशन या माइग्रेशन इसकी होगी कि आफ्टर एडिशन इट विल हेल्प आउट टू penetrate or pass out through the small pores of blood vessels। ये जो small pores हैं यहाँ से ये न्यूट्रोफिल निकल आएगा, बाहर आ जाएगा, और it will act as a pro-inflammatory cell। न्यूट्रोफिल will act as a pro-inflammatory cells। यहाँ पे ये जो बात कर यहाँ पे ये देखें तो ये छोटी छोटी सिम्बल्स ड्रा की हुई हैं ये आपको समझाने के लिए। तो हम यहाँ पे ये जो ग्रीन सिंबल है, ग्रीन इस सिंबल की हम बात करेंगे, और फिर ग्रीन सिंबल के इन न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल्स में जो ग्रीन सिंबल्स है उसकी बात करेंगे। ये बेसिकली कुछ अटैचमेंट साइट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और फिर सिलेक्शन के लिए यहाँ पे ये आपको स्पेसिफिक सिंबल शो की गई है। और फिर इंटीग्रिन एक्टिव, इंटीग्रिन्स आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और फिर इंटीग्रिन लाइगेंड है ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है। और फिर है कीमोकाइंस। सो कीमोकाइंस हमारे पास कीमोटैक्सिन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं अट्रैक्शन में और अटैचमेंट में न्यूट्रोफिल्स की। और एमपीओ की बात करेंगे तो एमपीओ इज एक्चुअली एमपीओ भी हम लोगों के पास कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल है। और एमपीओ इन न्यूट्रोफिल्स, लेट मी क्लियर इट टू यू के व्हाट एमपीओ एक्चुअली डज। एमपीओ इज माइलोपेरोक्सीडेज, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? इट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन और अटैचमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स की अटैचमेंट में ये भी हेल्प आउट करता है। और एमपीओ के लेवल हम माइलोपेरोक्सीडेज के लेवल कम या ज़्यादा भी हो जाते हैं। और इस जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल है माइलोपेरोक्सीडेज, इसका कंटेंट भी देखा जाता है कि इन्फ्लेमेशन के केस में इसका कंटेंट कितना है। अगर माइलोपेरोक्सीडेज का एमपीओ का कंटेंट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे रिक्रूट होंगे और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो हम एक टेस्ट भी एमपीओ माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम का लेवल चेक करके भी हम बता सकते हैं कि एक जगह पे कितना इन्फ्लेमेशन है, उसकी इंटेंसिटी कितनी और कितना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है। तो इन केस ऑफ सवेयर एक्यूट इन्फ्लेमेशन देयर विल बी हाइटेंड एमपीओ लेवल। अच्छा जी, फर्दर आगे हम चलेंगे। हमने सेलुलर इवेंट्स में कुछ बात की जिसमें हमने फेगोसोम की बात कर रहा था। तो फेगोसोम कहाँ पे बनेंगी और किस तरह से बनेंगी? सो दिस इज द प्रोसेस in which the neutrophils will be able to move out from the endothelial lining of blood vessels, and they will phagocytose the anti-inflammatory cells, the foreign bodies। कि यहाँ पे जो infectious agent मौजूद था या foreign bodies मौजूद थी जिसकी वजह से inflammation की इंटेंसिटी बढ़ रही है, उसको आके इनगल्फ कर लेंगे न्यूट्रोफिल्स, और इसको हम क्या कहते हैं? फेगोसोम। द प्रोसेस इन विच न्यूट्रोफिल्स विल इनगल्फ द फॉरेन बॉडीज इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फेगोसोम। अच्छा जी, जब फेगोसोम बन गया तो फिर क्या होगा? द फेगोसोम इज देन डिस्ट्रॉयड वाया ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म्स की। जब भी फ्री रेडिकल जनरेट होंगे तो वो फ्री रेडिकल्स हेल्प आउट करेंगे इस फेगोसोम्स की ब्रेक डाउन में। अब ज़रूरी है कि इस केस में फ्री रेडिकल्स बनते हैं या नहीं, तो यस देयर विल बी चांसेस ऑफ फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। नॉर्मली सेल्स में फ्री रेडिकल्स भी बनती हैं, लेकिन सेल्स क्या करती हैं? उनको यूजफुल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। दोज फ्री रेडिकल्स विल बी नॉट टॉक्सिक, दोज फ्री रेडिकल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलेट सर्टेन एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो इस वजह से हम कहते हैं कि नॉर्मली जो हम लोगों की बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनेंगे
और ड्यू टू मेटाबॉलिज्म की वजह से या वाटर के मेटाबॉलिज्म की वजह से, तो नॉर्मल कंडीशन में वो वाले फ्री रेडिकल्स यूज हो जाएंगे ताकि वो इन्फ्लेमेशन के केस में इन फेगोसाइटोसोम्स को ब्रेकअप करें और वहाँ से उनको क्लियर करें। देयर विल बी क्लियरिंग ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट वाया ब्रेकडाउन ऑफ फेगोसोम्स। अच्छा जी, फर्दर है हम लोगों के पास वेस्कुलर इवेंट्स। अब यहाँ पे हम समरी की बात करेंगे कि कौन से वेस्कुलर इवेंट्स थे और कि जिनकी वजह से हम लोगों के पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हुआ, और फिर कुछ डिटेल्स में हम स्टेप वाइज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? कुछ स्टेप्स की भी डिटेल्स। जी जी सर जी, स्लाइड नंबर ये जो अभी हम पढ़ रहे थे सर, इसको दोबारा सर जी सर इसमें एक क्वेश्चन है सर। कौन सा क्वेश्चन है जी आपका? मैं एक सेकंड दोबारा शो करता हूँ स्लाइड आपके लिए। अच्छा जी, किधर गई हैं स्लाइड्स? स्विच हो गई थी आगे। स्लाइड नंबर 19 है सर जी। ओके जी, सॉरी ये 19 है जी। जी जी बताएं सर जी। इसमें इस डायग्राम में जब हम देखते हैं ना लास्ट में सर, इस न्यूट्रोफिल ने अपना शेप जो है ना सर चेंज किया है सर जी। इसका रीजन क्या है सर? क्यों है सर जी इसका शेप? मतलब स्मॉल पोर्स है ना। मैं ऑलरेडी क्या डायबिटीज का प्रोसेस का क्यों नाम लिया मैंने? डायबिटीज में क्या हो रहा है कि न्यूट्रोफिल्स जो बहुत स्मॉल पोर्स हैं एंडोथेलियल लाइनिंग में, वहां से ये इन्होंने ऊज आउट होना है, बाहर आना है, क्योंकि ये अटैच हो चुके थे एक वेसल के साथ और उसको इन्होंने वीक किया हुआ है। उस वेसल एंडोथेलियल सेल्स को वीक करेंगे और वहाँ पे पोर्स मौजूद होते हैं। उस पोर्स से बाहर इस वजह से आ रहे हैं ताकि वहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट को क्लियर किया जा सके। और एक और वजह भी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स अटैच हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे। जब एक वेसल में ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स मौजूद हैं तो वहाँ पे वेसोडाइलेशन भी होगी, ठीक है? वेसल्स डायलेट होंगी तो पोर्स का साइज बढ़ जाएगा, और पोर्स का साइज जब वेसोडाइलेशन में बढ़ जाएगा तो यहाँ से न्यूट्रोफिल बाहर आ जाएंगे और वो इन्फेक्शियस एजेंट को क्लियर करेंगे। सही है? सर डायबिटीज के अलावा मतलब और डिजीज में सर जी पॉसिबल है सर जी? मतलब मेरे भाई ये डायबिटीज नहीं है, डायबिटीसिस है, प्रोसेस है डायबिटीसिस का। यहाँ पीछे जो मैंने बताया ऑलरेडी डिटेल में, डायबिटीज डिजीज की बात नहीं कर रहा हूँ जी सर। डायबिटीज यस सर जी सर। हाँ जी ठीक है सर। ओके सर, क्लियर हुआ अभी। ओके सर। जी जी सर ये प्रीमेच्योर और इमैच्योर ये दोनों एक ही चीज है? नहीं जी, एक चीज नहीं है। इमेच्योर से मुराद ये होता है कि अभी वो बनने के फेज में है, एक सेल बन रहा है, और इमेच्योर में ये होता है कि सेल बन चुका है बल्कि उसने अपने फंक्शन गेन नहीं किए। इन केस ऑफ प्रीमेच्योर सेल्स ऑल मॉर्फोलॉजी विल बी फॉर्म्ड बट सेल्स विल बी